जब हम मिथक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद देवताओं की कहानियां या फिर कोई ऐसी बात जो सच नहीं है। ज्यादातर लोग मिथक को बस एक झूठी कहानी ही समझते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मिथक सिर्फ झूठी कहानियां नहीं बल्कि हमारी भाषा और हमारे समाज की नींव है, आज हम मिथक के इसी गहरे और शक्तिशाली अर्थ को समझेंगे। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बिजली क्यों कड़कती है या सूरज हर रोज कैसे उगता है, इसका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है। हर चीज एक रहस्य है, एक चमत्कार। हमारे पूर्वज एक ऐसी ही दुनिया में रहते थे, तो फिर उन्होंने इस अनजान दुनिया को कैसे समझा होगा, अपने डर पर कैसे काबू पाया होगा? इसी सवाल में मिथकों के जन्म का राज छिपा है। तो सबसे पहले उसी आम धारणा से शुरू करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में मिथक को लेकर बैठी हुई है। अगर आज आप डिक्शनरी में मिथक का मतलब ढूंढेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, एक झूठी धारणा या एक असत्य कहानी। और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इस शब्द का मतलब बस यहीं तक है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि ये परिभाषा अधूरी है, पूरी नहीं। अगर हम इस शब्द की जड़ों तक जाएं, इसकी असली उत्पत्ति को समझें, तो हमें बिल्कुल अलग तरह की सच्चाई दिखाई देती है। चलिए अब इस शब्द की जड़ों तक चलते हैं और जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। प्राचीन ग्रीस में दुनिया को समझने के दो तरीके थे। एक था लागोस, यानी लॉजिक, तर्क, विज्ञान। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये लागोस है। और दूसरा तरीका था माइथोस। माइथोस का मतलब झूठ नहीं था, बल्कि ये उन सच्चाइयों को बताने का तरीका था जिन्हें आप नाप या तौल नहीं सकते। जैसे प्यार क्या है, त्याग का मतलब क्या है, इन चीजों को आप कहानियों के जरिए ही तो समझा सकते हैं। ये अनुभव और विश्वास की सच्चाई थी, तथ्यों की नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इंसान को इन कहानियों की, इन माइथोस की जरूरत ही क्यों पड़ी? इनके पीछे बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजह थी। मिथक के जन्म को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला था डर। आदिम इंसान प्रकृति के सामने खुद को अकेला और डरा हुआ महसूस करता था। दूसरा स्टेप था सपना। उस डर और अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों ने मिलकर कहानियां गढ़ी। ये एक तरह का सामूहिक सपना था जो पूरे समाज को एक दूसरे से जोड़ता था। और तीसरा स्टेप था व्यवस्था। इन्हीं सपनों और कहानियों ने समाज को नियम दिए, जीने का एक तरीका दिया। तो अगर हम छोटे में समझें तो मिथकों का काम था ये बताना कि दुनिया कैसे बनी, समाज के उसूल क्या होंगे, लोगों को कैसे जीना चाहिए और सबसे जरूरी अनजाने के डर को कैसे कम किया जाए। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पुरानी कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये आज भी हमारे साहित्य और कला में जिंदा हैं और उन्हें लगातार नए नए अर्थ दिए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में इसके बहुत अच्छे उदाहरण मिलते हैं। सोचिए, तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो एक आदर्श समाज बनाते हैं। वहीं कवि निराला के राम ज्यादा मानवीय लगते हैं, जो संघर्ष करते हैं, दुख झेलते हैं। पात्र एक ही है, राम, लेकिन दोनों लेखकों ने अपने अपने समय की सच्चाई को बताने के लिए उन्हें अलग अलग अर्थ दिए। ठीक वैसे ही धर्मवीर भारती ने अंधा युग में महाभारत के पात्रों का इस्तेमाल आज के जमाने की परेशानियों को दिखाने के लिए किया। और ये लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। लेखक पुरानी कहानी को सिर्फ दोहराते नहीं हैं, बल्कि वो उसमें अपने समय का सच, अपनी चिंताएं और अपने सवाल भर देते हैं। इससे वो पुरानी कहानी फिर से नई और प्रासंगिक हो जाती है। तो आखिर में इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर समझते हैं कि मिथक असल में है क्या। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि बातचीत करने का, संवाद करने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये बात सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं कि मिथक वास्तव में भाषा का पूरक है। इसका मतलब है कि जहां हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, जहां हम अपनी भावनाओं जैसे प्यार, नफरत या बहादुरी को सीधे सीधे नहीं बता पाते, वहां मिथक हमें प्रतीक और कहानियां देते हैं अपनी बात कहने के लिए। इसलिए मिथक को विज्ञान के पैमाने पे तौलना, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप किसी कविता को गणित के फॉर्मूले से परख रहे हो। ये सही तरीका नहीं है। विज्ञान दिमाग की भाषा है और मिथक दिल की, हमारी भावनाओं की। ये सच्चाई को समझने का एक अलग प्रतीकात्मक रास्ता है। तो किसी भी कहानी को मिथक क्या बनाता है? 4 खास बातें हैं। पहली, इसे किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि पूरे समाज ने मिलकर बनाया होता है।
दूसरी, ये गहरे विश्वास पर टिका होता है। तीसरी, ये प्रतीकों की भाषा में बात करता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये समय के साथ बदलता रहता है ताकि हमेशा नया बना रहे। तो मिथक कोई पुरानी मरी हुई कहानी नहीं है। ये एक जिंदा भाषा की तरह है जो हमारी बदलती दुनिया को समझने और उसे नए अर्थ देने के लिए लगातार खुद को बदलती रहती है। और अब एक सवाल, अगर मिथक हमारे समाज की गहरी सच्चाइयों का आईना है, तो हमारे आज के ज़माने के मिथक क्या हैं? क्या ये लगातार तरक्की करने का मिथक है? या ये कि पैसा ही सारी खुशियां खरीद सकता है? वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम आज बिना सवाल किए सच मानकर जी रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।